पीओएम का हम लोग अब लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं ना। देखो पीओएम में हमें 2 पार्ट में पूरा चैप्टर पढ़ना है। एक पार्ट में हम इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ते हैं और दूसरे में हम लोग लिक्विड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन वगैरह, विस्कोसिटी वगैरह। तो अभी हम लोग ये वाला पार्ट स्टार्ट किए थे ना। तो इसमें हमने एक तो पार्ट देखा था स्ट्रेस क्या होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया ना, उसके टाइप वगैरह देखे थे। और एक देखा था स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। फिर हमने देखा था कि स्ट्रेस स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, हुक्स लॉ। हाँ, ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आता है सीधे। ऐसा नहीं है कि एक ब्लॉक कहीं रख दिया गया और खुद ही से वो अपने को चेंज करता जा रहा है। ऐसे थोड़ी ना होता है सीधे से यार। कोई को रखोगे और फोर्स वोर्स लगाओगे तभी ना कुछ चेंज आएगा। सुबह सुबह तो आज एकदम मचा रहे हो तुम लोग। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ ई दे देते थे ना। ई इक्वल टू हम बोल सकते हैं स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, और ई को नाम देते थे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर ई को हमने 3 केसेस के लिए देखा था। जब हम लोग लेंथ वाइज देखते हैं ना, लेंथ वाइज देखेंगे तो ई को हम लोग क्या बोलते थे, वाई बोलते थे। वाई बराबर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फिर जब हम लोग वॉल्यूम के लिए देखेंगे, वॉल्यूम के टाइम पर ई को हम लोग बी से दिखाते थे। बी बराबर क्या होता था, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूम स्ट्रेन ना। ई को उस टाइम पे बी बोलते थे। और तीसरा टेंजेंशियल वाला स्ट्रेस स्ट्रेन, मतलब सीयर वाला, तो उसके लिए बी को हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते थे। और वहां पे क्या होता था, सीयर वाला स्ट्रेस मतलब टेंजेंशियल वाला स्ट्रेस अपॉन में सीयर वाला स्ट्रेन। यहां तक लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था ना। जब लॉन्गिट्यूडनल वाला स्ट्रेस स्ट्रेन लेंगे तो उसको वाई बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। वॉल्यूम वाला लेंगे तो बल्क बोलेंगे, बी बोलेंगे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और सीयर वाला लेंगे तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक एक करके इनके केसेस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, कैसे फोर्स लगता है, कैसे इलॉन्गेशन आता है, फिर इन तीनों को लेते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करें। कर दिया भावेश। हेलो सीयर वाला अभी समझाता हूँ ना, अभी बस नाम बताया श्रेयस। बोलो भावेश। सर, कल आपने बोला था कि आवाज यार स्टील बहुत स्लो आ परफेक्ट। रही है। हेलो। क्या? हाँ बोलो। सर, कल आपने बोला था कि स्टील परफेक्टली वेरी क्लोज टू परफेक्टली इलास्टिक है ना। सर, पर इलास्टिसिटी तो वो थी जो डिफॉर्म होने के बाद आती है, पर स्टील में डिफॉर्म ही नहीं होता, तो रबर की ज्यादा इलास्टिसिटी होनी चाहिए ना। अरे मालिक, कब उठोगे तुम इस सब से ऊपर। इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, जो अपने शेप चेंज का अपोज करे और जो भी शेप चेंज हो उसको वापस रीगेन भी कर ले। वो डिफॉर्म होने के बाद ना, पर नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। अगर कम डिफॉर्म हुआ तो और अच्छा है ना, और जल्दी रीगेन कर लेगा। तुम अपना रबर बैंड से ऊपर कब उठोगे यार, तुम्हारे लिए रबर बैंड ही इलास्टिक है। मैंने पहले ही बोल दिया कि डेली लाइफ वाला जो रहता है इलास्टिक और प्लास्टिक, वो इसमें नहीं लगेगा। सर, पर डेफिनेशन में तो आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है। हाँ तो जो रीगेन कौन कम कर पाएगा इजिली, जो रीगेन जो जिसका शेप चेंज भी कम ही हो पाएगा ना, जो रोकेगा शेप चेंज का, उसमें ही इतना दम है ना कि वापस रीगेन भी कर ले। जो रोक ही नहीं पा रहा है वो रीगेन भी कैसे कंप्लीटली कर पाएगा।
रीगेन पर के हम लिए तो देख सकते इंटरनल हैं ना फोर्सेस। कि रबर बॉल अगर दबाए तो मान लेना भाई, यही होता है अपना, तो डेली लाइफ का मत लगा, यही होता है कॉन्सेप्ट जो अच्छा फिजिक्स में सर। हम लोग पढ़ते हैं। इलास्टिक मतलब जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा हो, वो रोक पाए और वापस रिफॉर्म कर दे। समझ जाए ना। हाँ ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस के बारे में पढ़ते हैं ना। हाँ वही समझा रहा हूँ ना, एक एक का अब फिर से समझाता हूँ। तो अब सबसे पहले हेडिंग डालो, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम कहाँ बोलते हैं? जहां पर लॉन्गिट्यूडनल वाला स्ट्रेस होगा और लॉन्गिट्यूडनल वाला स्ट्रेन होगा। है? मतलब क्या हुआ, सपोज हमने एक रॉड लिया जिसकी लेंथ कुछ एल थी, और इस पे हमने दोनों साइड से फोर्स लगा करके इसको कुछ खींच दिया, तो इसकी लेंथ बढ़ के हो गई एल प्लस डेल्टा एल। मॉलिक्यूल को जो आप खींचोगे दोनों तरफ से, मतलब रॉड को, तो इसकी लेंथ कुछ बढ़ जाएगी ना, और अंदर क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा ना। सब मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे, भाई दूर दूर खींच दिया है, तो वो पास आना चाहेंगे ना। तो अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो चुका होगा। अपने आप पे फोर्स लगा के ऐसे पकड़ा हुआ है ना, छोड़ोगे तो वापस चला जाएगा, पकड़ के रखा है। या फिर दूसरा ये कर सकते हो कि आप रॉड लो और अंदर को फोर्स लगाओ, एल लेंथ की रॉड है तो वो दब के छोटी हो जाएगी। डायग्राम में मैं बहुत ज्यादा ही चेंज दिखा दे रहा हूँ, इतना चेंज नहीं होता, बहुत इलास्टिक लिमिट के अंदर ही हम बात करेंगे, उसमें बहुत थोड़ा ही होगा ना। तो अब देखो यहाँ पे आप कोई दोनों ही केस में आप स्ट्रेन कैसे डिफाइन करोगे? नहीं, स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और अंदर स्ट्रेस कितना हो चुका होगा, स्ट्रेस कैसे निकालोगे? कोई भी पार्ट का अगर हम एफबीडी बनाए तो ये अपनी जगह रुका हुआ है ना। अगर इधर को एफ लग रहा है तो इधर को भी कितना अंदर टेंशन डेवलप होना चाहिए, एफ के बराबर ना। कोई भी पॉइंट पे आप स्ट्रेस निकालोगे तो टेंशन अपॉन एरिया करोगे, इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया। तो टेंशन हर जगह एफ आ रहा होगा ना। दोनों ही केस में आप देखोगे, यहाँ पे भी ना, यहाँ पे एफ बी डी बनाओ, इधर से एफ लग रहा होगा तो इधर वाला पार्ट भी अपनी तरफ से एफ लगा रहा होगा। तो अंदर स्ट्रेस कितना डेवलप हो रखा है, फोर्स अपॉन एरिया। तो आप यहाँ पे देखो क्या बोल सकते हो, स्ट्रेस बराबर हो क्या होगा, वाई एन टू स्ट्रेन। स्ट्रेस की वैल्यू डाल दो एफ बाई ए इक्वल टू वाई एन टू स्ट्रेन। स्ट्रेन की वैल्यू डालोगे डेल्टा एल बाई एल, तो हमें डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी एफ एल अपॉन में ए वाई ना। अगर हम लोग एक रॉड पे ऐसे दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, उसमें एफ एल बाय ए वाई ऐसे लॉन्गेशन आ जाएगा या कंप्रेशन आ जाएगा। ये समझ आया सभी को? तो ये हमारा यंग्स मॉडुलस को कैसे यूज करना है वो देखा ना। पहले हम तीनों केसेस थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, फिर इन पे क्वेश्चन करेंगे ना। हाँ नोट तो करना ही है, नोट करो इनको, नोट करना स्टार्ट करो यहाँ से।
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये देखो लॉन्गिट्यूडनल की बात हो रही है ना, लॉन्गिट्यूडनल मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम होगा, तो फोर्स जब भी लगेगा वो यहाँ पे ऐसे लेंथ के लॉन्ग लग रहा होगा। श्रेयस समझो ना, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ के लॉन्ग अभी फोर्स लग रहा है, तब की बात चल रही है। जब लेंथ के लॉन्ग लगेगा तो एरिया तो परपेंडिकुलर ही होगा ना वहां पर। ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया था ना। हाँ यार विश्वराज बताया तो था, लेकिन ये पांडा समझता ही नहीं, अब क्या किया जाए। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये बस रिवाइज करा रहा हूँ, फॉर्मूले वगैरह लगाना देख रहे हैं। कल हम लोगों ने बस ये रेशियो देखा था ना, कल अब हम लोगों ने लास्ट टाइम बस ये रेशियो फॉर्मूला देखा था, अब उसको अप्लाई करना सीख रहे हैं। फिर देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मान लो हमने एक को स्फीयर लिया हुआ है जिसका वॉल्यूम v है, फिर इस पे हमने ऑल डायरेक्शन से फोर्स लगाया। जब ऑल डायरेक्शन से परपेंडिकुलरली फोर्स लगाया तो इसका वॉल्यूम चेंज होकर के कुछ v से डेल्टा v हो गया, वॉल्यूम में कुछ चेंज आ गया। मान लो इसको हम अगर ऐसे भी लिखते हैं कई बार, v प्लस डेल्टा v, और डेल्टा v यहाँ नेगेटिव है। अगर हमने ऐसे लिख दिया v माइनस डेल्टा v, तो डेल्टा v यहाँ क्या होगा, निगेटिव होगा ना, चेंज है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे भी कई बार लिखते हैं। तो आप वॉल्यूम स्ट्रेन कितना बोलोगे, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ना। ना अगर आपने इसको चेंज लिखा है तो मॉड लगा के रखो, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है ना। और स्ट्रेस कितना बोलोगे, फोर्स अपॉन एरिया। ये पूरे सरफेस पे हर तरफ से एफ फोर्स लग रहा है, इसका एरिया कुछ ये है, तो एफ अपॉन में ये बोलेंगे, जिसको हम लोग चेंज इन प्रेशर बोलेंगे ना। ऊपर से एफ फोर्स लगना शुरू हुआ तो कुछ पहले से प्रेशर था, बाद में अब नया प्रेशर चेंज हो गया होगा, एफ की वजह से कुछ प्रेशर में चेंज आया होगा, तो वो डेल्टा पी लिख देंगे। फिर हम लिख देंगे स्ट्रेस इक्वल टू बी इंटू स्ट्रेन ना। स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा पी, स्ट्रेन की वैल्यू हो जाएगी, इसको प्लस में लिखना है ना इसलिए माइनस लगा दिया, ताकि माइनस डेल्टा वी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाए। ठीक है, समझ आ रहा है। तो बल्क मॉडुलस और प्रेशर वॉल्यूम में चेंज को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। अब पांडा माइनस का इतना टेंशन नहीं लो, आपको ये देखो, ये प्लस में सब कुछ लिखना है। अगर डेल्टा वी माइनस है तो उसके आगे एक माइनस लगा दो, अगर डेल्टा वी प्लस है तो उसके आगे कुछ मत लगाओ। हाँ बस पॉजिटिव करना है ना, ये ध्यान रखो। यहाँ देखो मैंने इसलिए माइनस लगा के लिखा क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका वॉल्यूम कम हो रहा होगा, कम हो रहा होगा तो चेंज निगेटिव होगा, तो निगेटिव के आगे माइनस लगा के रखूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। मेनली क्या है, ये प्लस में आना चाहिए। अगर यहीं पे ये केस होता और हमने ऐसे बाहर को फोर्स लगाया, तो वॉल्यूम v से बढ़ के अब v प्लस डेल्टा v हो गया, तो अब डेल्टा v पॉजिटिव है तो इस बार माइनस नहीं लगाऊंगा।
इस बार प्रेशर हमारा कम हो गया होगा ना, इस बार प्रेशर में चेंज कम हुआ होगा, तो इस बार इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब बाहर को फोर्स लगाऊंगा तो जो ऊपर से प्रेशर पड़ रहा था पहले से कम हो जाएगा ना। हाँ, अगर V माइनस डेल्टा V लिखा और डेल्टा V पॉजिटिव है तो नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ देखो माइनस आ ही रहा है, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, एक प्लस होगा एक माइनस, तो माइनस लगाओगे तभी पूरा टर्म प्लस में रहेगा। बल्क मॉडुलस वाले में या तो ऊपर वाला टर्म प्लस होगा या नीचे वाला माइनस होगा, तो बी को आपको प्लस में ही बताना रहता है, बी एक पॉजिटिव कांस्टेंट है ना, तो कहीं या तो ऊपर माइनस लगाना पड़ेगा या नीचे। कुछ समझ आ रहा है? बाकी एक चीज बस दिमाग में ध्यान रखो, प्लस में बताना है ना, वॉल्यूम स्ट्रेन लिखो, स्ट्रेस लिखो और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर दो, आ जाएगा भी। यहाँ पे एक चीज और हम लोग ध्यान रखते हैं, हाँ एक तरह से यही है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, P बढ़ रहा है तो V कम हो रहा है, और P कम हो रहा है तो V बढ़ रहा है, तो ऊपर प्रेशर का चेंज है, नीचे वॉल्यूम का चेंज है, तो हमें प्लस में आंसर बताना है, तो इसलिए आगे माइनस लगाना ही पड़ रहा है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज और हम याद रखते हैं कि बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल होता है 1/b, बी को तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, 1/b को भी हम बोलते हैं के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी ना। कई बार क्वेश्चन में बल्क मॉडुलस देने की जगह कंप्रेसिबिलिटी दिया होगा, तो उसका मतलब वही होगा 1/b दिया है ना, एक बस कांस्टेंट है, इतना ध्यान रखो ना, बी का रेसिप्रोकल को के बोलते हैं, नोट करो इसको।
फिर नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं थर्ड, shear modulus of elasticity. जिसको हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। और ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कब होगा, जैसे मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और इसको लोअर सरफेस फिक्स कर दिया है ग्राउंड पे, और अपर सरफेस पे टेंजेंशियली फोर्स लगा रहे हैं, इसका सरफेस एरिया ये है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये वाला एज थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो गया थीटा एंगल से। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेन कितना आया, थीटा। थीटा आप कितना बोल सकते हो, अगर ये लेंथ एक्स है और ये लेंथ एल है, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा, नहीं tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन में एल। और ये बहुत छोटा सा टिल्ट हुआ है ना, विद इन इलास्टिक लिमिट बहुत हल्का सा टिल्ट होगा, तो tan थीटा को हम थीटा लिखते हैं। और शियर स्ट्रेस कितना पड़ रहा होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस फोर्स अपॉन में सरफेस एरिया। अब हम इसमें लिख देंगे स्ट्रेस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। यहाँ पे ईटा यूज करेंगे, ये हो जाएगा एफ अपॉन में ए इक्वल टू ईटा इंटू स्ट्रेन मतलब थीटा। तो यहां से हम कितना ये इसका एज आगे चला जाएगा ये निकाल सकते हैं। नोट कर लो इसको। एप्सिलॉन क्या है, अब गजनी, क्या बताया जाए एप्सिलॉन। अच्छा एप्सिलॉन को थीटा लिखा है ना भाई, ये थीटा है थीटा। यहाँ पे स्ट्रेन कितना हुआ है, ये थीटा है ना। एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेन, स्ट्रेन शियर स्ट्रेन कैसे बताते हैं, एंगल से। करो अनम्यूट। हेलो। हेलो, हाँ। हाँ सर, ये शियर स्ट्रेन जो है वो हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सरफेस से अलग करना चाहते हैं तब लगता है। अलग मतलब एक फिक्स रखो और फिर टेंजेंशियल लगाओ तब लग पाएगा ना, या दोनों सरफेस पे ऐसे लगाओ, एक इधर को फोर्स लगाओ एक इधर को लगाओ अपोजिट में। हाँ तो यहाँ पे ठीक है, समझ लो ना, फोर्स का ऐसे अपोजिट में लगेगा तब ऐसा हो पाएगा डिफॉर्म।
हाँ मतलब वो अ, एक इसको तोड़ना चाहता है दूसरे से, तो फिर उसमें मतलब लगेगा ऐसे shear। लगाओ कि एज टिल्ट हो जाए, हाँ सरफेस के लॉन्ग लगाओगे दोनों साइड, दो एज पे आमने सामने वाले एज पे अपोजिट फोर्स, तो ऐसा हो जाएगा। हाँ समझा। हो गया नोट? अब इन पे कुछ हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। सिंपल सिंपल प्रॉब्लम होगा, सब में एक ही फॉर्मूला लगाना होगा, स्ट्रेस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। अब ई कौन सा लेना है वो डिपेंड करेगा कौन सा वाला सिचुएशन है। लेंथ वाला है तो वाई लिख दो, वॉल्यूम वाला है तो बी लिख दो, और शियर वाला है तो ईटा लिख दो ना, हर बार यही फॉर्मूला लगाना रहेगा। तो अब इन पे क्वेश्चन करते हैं। सपोज हमने एक रॉड को एक वॉल पे फिक्स कर दिया ना, और इसको खींच रहे हैं एफ फोर्स। ये ध्यान रखना, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ना, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगी, और इसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती ना। तो अगर हमने एक रॉड लिया जिसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यंग्स मॉडुलस वाई है, और इसको अगर हम एफ फोर्स से खींचते हैं तो इसमें कितने का इलोंगेशन आएगा ये निकालना है। एक एंड को वॉल पे फिक्स किया, दूसरे एंड को खींच रहे हैं। हाँ, एफ एल बाई ए वाई, ये वही सेम सिचुएशन है जो हमने पीछे पढ़ा था। अगर आप इधर एफ फोर्स से खींचोगे तो वॉल क्या होगा, इधर को अपनी तरफ एफ फोर्स से खींच रहा होगा ना, क्योंकि वॉल चलने नहीं देगा ना। तो आप वॉल पे रॉड लगा दो या फिर दोनों साइड में एफ फोर्स लगाओ, एक ही चीज है ना। कोई भी जगह पे अगर आप जब ये खींचोगे तो इसका लेंथ कुछ चेंज हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल हो गया, और एफ फोर्स आपने लगा रखा है। तो कोई भी टाइम पे अगर आप इसका कोई भी पार्ट का एफबीडी बनाओ तो सब पार्ट रुके हुए हैं ना, तो अंदर को टेंशन कितना डेवलप हुआ होगा, एफ के बराबर, तभी ना ये पार्ट रेस्ट पर रहेगा। तो अंदर हर जगह सेम टेंशन डेवलप हुआ है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि स्ट्रेस कितना है, एफ अपॉन में ए, स्ट्रेन कितना है यार, डेल्टा एल अपॉन में एल। फिर हम इसमें डाल देंगे स्ट्रेस इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, एफ अपॉन में ए इक्वल टू वाई डेल्टा एल अपॉन में एल। तो इससे हमें डेल्टा एल की वैल्यू मिल गई एफ एल अपॉन में ए। नोट कर लो इसको। कौन से पीछे के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर बोल रहे हो क्या? अच्छा, लर्न करने को बोल रहे हो क्या, लर्न नहीं करने हैं?
नहीं, लर्न नहीं करना है, बस एक इक्वेशन ध्यान रखना है कि स्ट्रेस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, ये याद रखना है ना। और स्ट्रेस का फॉर्मूला एफ अपॉन ए होगा और स्ट्रेन का फॉर्मूला सिचुएशन के अकॉर्डिंग डेल्टा एल बाई एल या डेल्टा वी बाई वी या थीटा ना, और उनको अप्लाई करना सीखना है। ये नोट हो गया। ये करो, एक हमने रॉड ली है जो मासलेस है ना, इसका कोई ज्यादा मास नहीं है, मासलेस है, और इससे हमने एक ब्लॉक हैंग कर दिया, एम मास का ब्लॉक हैंग कर दिया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यंग्स मॉडुलस वाई है, लेंथ एल है। तो इस मास के हैंग करने की वजह से इसमें कितने का लेंथ में चेंज आ जाएगा वो निकाल। रॉड मासलेस है, ब्लॉक का मास एम है। हाँ, एम जी एल बाय ए वाई ना। अब यहाँ पे आप कोई भी टाइम पे देखोगे तो इसके, मान लो कोई भी पार्ट का एफबीडी बनाओ, तो नीचे एम जी लग रहा है तो ऊपर को टेंशन कितना डेवलप होना चाहिए, एम जी के बराबर ना। हर जगह पे टेंशन एम जी है, तो स्ट्रेस आप लिख दोगे फोर्स अपॉन एरिया, मतलब एम जी अपॉन में ए। स्ट्रेन हमें निकालना है डेल्टा एल बाई एल, फिर हम लिख देंगे वाई इक्वल सिग्मा इक्वल टू वाई इनटू स्ट्रेन। तो इससे डेल्टा एल की वैल्यू आ जाए। नोट कर लो इसको, ये नोट करो। अब देखो, अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन दिया उसमें क्या था, रॉड के हर जगह टेंशन सेम था, तो पूरे रॉड के लिए आपने एक साथ स्ट्रेस इक्वल टू वाई इनटू स्ट्रेन लगा दिया ना। अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन दिए उसमें रॉड के हर पॉइंट पे टेंशन सेम है। अब मैं क्वेश्चन में चेंज करने जा रहा हूँ, रॉड के अलग अलग पॉइंट पे अब टेंशन अलग अलग होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन करो, एक स्मूथ सरफेस पर एम मास का, एल लेंथ का, ए क्रॉस सेक्शन एरिया और वाई यंग्स मॉडुलस है वाला रॉड रखा है, उसको आप खींच रहे हो। तो आप इसको खींचोगे तो इसके लेंथ में कितने का चेंज आएगा ये निकालना है। ट्राई करो सभी। श्रेयस ये बताओ, इसमें रॉड के अंदर टेंशन आएगा क्या? रॉड के अलग अलग पॉइंट पे कोई टेंशन आएगा क्या? अब तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, टेंशन नहीं निकाले थे एलओएम में? कोई भी ऐसे रॉड को खींचते थे तो एंड से एल बाई फोर पे टेंशन बताओ, ऐसे टेंशन नहीं निकालते थे? आएगा टेंशन ना, और हर पॉइंट पे अलग अलग टेंशन आएगा ना, रॉड के अंदर हर एक लेंथ पर अलग अलग टेंशन होगा। जब टेंशन आया है तो इंटरनल फोर्स आया, मतलब स्ट्रेस आया है। अब स्ट्रेस आया तो स्ट्रेन तो आएगा ही ना। अभी तक हम पीछे वो सब नेग्लेक्ट करके चलते थे, एलओएम में हम मान के चलते थे कि वो नेग्लिजिबल है चेंज इन लेंथ, तो वो सब ध्यान नहीं देते थे। बट अभी पूछा जा रहा है कितने का चेंज आएगा। अगर स्ट्रेस आया है तो स्ट्रेन भी आएगा, और स्ट्रेस मतलब इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ है, टेंशन आया है तो स्ट्रेस आ रहा है। करो ट्राई अब।
अब mg का कहां से रोल आ गया इसमें? मास की वजह से कैसे स्ट्रेस आएगा? लेंथ वाइज देखना है आदित्य, लेंथ वाइज मास थोड़ी लग रहा है, मास तो परपेंडिकुलरली लग रहा है ना। देखो इस बार हम कैसे सोचेंगे, अगर हम यहां से x डिस्टेंस पे टेंशन निकालें तो टेंशन कितना आएगा x डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पे जो भी ये पीछे का लेंथ है उसको कौन खींच रहा होगा? यहाँ का टेंशन खींच रहा होगा ना। x डिस्टेंस का टेंशन, x डिस्टेंस का जितना भी मास है उसको टेंशन ही आगे खींच के ले जा रहा है ना। और ये पूरा रॉड कितने एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है? पूरे रॉड के लिए अगर हम सोचे तो F बराबर ma आएगा। तो पूरे रॉड का एक्सीलरेशन कितना है? F/m। स्मूथ रॉड है ना, तो ये एक्सीलरेशन तो इस x लेंथ का भी होगा। x लेंथ के लिए अगर हम मास सोचे तो मास कितना बोलोगे x लेंथ का? l लेंथ का मास m है, तो यूनिट लेंथ का m/l, तो x लेंथ का ना, ये x लेंथ का मास आ गया। और ये x लेंथ आगे को a एक्सीलरेशन से जा रहा है, फोर्स है t, तो इसके लिए लगा दो कि F = m × a। हाँ भावेश देखते हैं, 2 मिनट रुको पहले। तो ये कितना आ जाएगा? m/l × x × a की वैल्यू आएगी F/m। तो इससे हमें टेंशन पता चल गया, x डिस्टेंस पे टेंशन कितना है? F/l × x। मतलब जैसे जैसे x चेंज होता जाएगा टेंशन चेंज होता जाएगा ना। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे जो स्ट्रेस आएगा वो अलग अलग आएगा ना। x चेंज होगा तो स्ट्रेस भी चेंज हो जाएगा। तो हम पूरे रॉड के लिए एक साथ सोच सकते हैं क्या? स्ट्रेस इक्वल टू पूरे रॉड के लिए y × स्ट्रेन लगा दें। जब पूरे रॉड में हर पॉइंट पे अलग अलग स्ट्रेस है तो एक साथ तो अब सोच ही नहीं सकते। तो अब हमें क्या सोचना पड़ेगा? अब हमें क्या सोचना पड़ेगा? हाँ, एक dx लेंथ सोचना पड़ेगा कि भाई हम x डिस्टेंस पे एक छोटा सा dx लेंथ ले लेते हैं। x डिस्टेंस पर एक छोटा सा dx लेंथ ले लेते हैं। तो x से x + dx तक के लिए तो मान सकते हो ना कि टेंशन लगभग कांस्टेंट है। x से x + dx के लिए तो हम मान सकते हैं ना कि हर पॉइंट पे टेंशन सेम है ना। तो ये dx लेंथ को अगर हम अलग से बना लें ना, ये केवल dx लेंथ को, तो इस dx लेंथ को क्या हो रहा होगा? टेंशन की वजह से अगल बगल वाले पार्ट क्या कर रहे होंगे? टेंशन की वजह से हमेशा क्या होता है? टेंशन पुलिंग नेचर का फोर्स है ना। टेंशन की वजह से अगल बगल वाले हमेशा क्या करेंगे? ये वाला पार्ट अपनी तरफ खींच रहा होगा टी टेंशन से, और x से x + dx पे जाओगे तो टेंशन चेंज होके t से t + dt हो जाएगा, जिसको आप लगभग क्या मान सकते हो? t + dt को t मान सकते हो। तो दोनों साइड से आप t फोर्स से खींच रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी लेंथ बढ़ के हो जाएगी dx + Δx ना। इलोंगेशन को हम इससे दिखा रहे हैं ना, Δx से। dx उसकी ओरिजिनल लेंथ थी और उसमें Δx का इलोंगेशन आ गया। कुछ समझ आया? dx के लिए तो हम लगा सकते हैं ना, पूरे रॉड के लिए एक साथ स्ट्रेस सेम है। अब इस dx लेंथ के लिए हम लोग सोचेंगे सब कुछ। स्ट्रेस कितना है dx लेंथ पे? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना लग रहा है वहां पे जो भी टेंशन है अपॉन में एरिया है। एरिया मतलब ये क्रॉस सेक्शन एरिया ना। तो ये कितना आ जाएगा? और स्ट्रेन कितना बोलेंगे रॉड में? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ना। ओरिजिनल लेंथ dx थी और वो चेंज होकर के dx + Δx हो गई, तो चेंज Δx का है अपॉन ओरिजिनल लेंथ dx है। अब आप इसमें रख दो y × स्ट्रेन में सिग्मा = y × ये। सिग्मा की वैल्यू लिख दो Fx अपॉन में LA y × Δx अपॉन में dx। हमें क्या चाहिए? हर एक Δx को ऐड करना है ना। हर एक dx में Δx आया होगा तो उसी को इंटीग्रेट करना है। तो Δx = आप लिखोगे Fx
dx अपॉन में ALY ना, और हर एक dx में जो डेल्टा x आएगा सबको ऐड कर लोगे तो टोटल इलोंगेशन आ जाएगा ना। तो टोटल इलोंगेशन कितना आ जाएगा? x की वैल्यू कहां से कहां तक लोगे? x इस एंड से लेना शुरू करोगे, dx लेते हुए यहां तक आओगे ना। x की वैल्यू 0 से लेकर के l तक आएगी। लिमिट डाल दो तो ये आ जाएगा FL अपॉन में 2AY ना। डेल्टा L की वैल्यू FL अपॉन में 2AY आ रहा है। समझ आया सबको? जब रॉड में टेंशन अलग अलग होगा तो आपको एक साथ नहीं सॉल्व करना है। जब रॉड में टेंशन एक जैसा नहीं होगा तो एक साथ नहीं सॉल्व करोगे ना, अलग अलग dx के लिए सॉल्व करोगे। अब चवन LOM वगैरह पढ़ाना सब वेस्ट है। अगर आपको कोई भी x डिस्टेंस पे टेंशन फाइंड करना रहता है तो आप क्या करते थे? वहां से कट कर देते थे ना, और एक मासलेस रॉड स्ट्रिंग अटैच कर देते थे। अब यहाँ जो टेंशन आएगा वही x डिस्टेंस का टेंशन है। तो ये फाइंड करो। अब A पता है आपको, यहाँ पे इस पे T फोर्स लग रहा है x लेंथ पे, तो T इक्वल टू उसका मास इंटू एक्सलेशन कर दो। हाँ भावेश, अनम्यूट करके बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, इधर एक साइड को T प्लस dt और दूसरे साइड को T है, तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स तो dt लगेगा ना, तो स्ट्रेस भी dt अपॉन ही होगा। अरे ब्रह्मा जी, आज तो ब्रह्मा ने मचाया है भाई, एकदम जबरदस्त ढंग से। अब ये बताओ, अगर एक रॉड लिया हमने और उसको दोनों साइड से F फोर्स से खींच रहे हैं, तो नेट फोर्स तो 0 है, तो स्ट्रेस कितना होगा? 0 अपॉन A। क्या बोलते हो ब्रह्मा जी? नहीं, हाँ तो समझ। P अपॉन A बोल दे, चलेगा? नहीं, अरे नहीं, अबे इधर से T लग रहा है और इधर से भी T लग रहा है, तो स्ट्रेस T अपॉन A ही बोलेंगे ना। हाँ हर जगह अंदर टेंशन तो F ही आएगा ना, इसमें देखोगे तो। अगर इधर से F लग रहा है तो यहाँ पे भी अंदर F इज टेंशन। कर लो अनम्यूट श्रेयस, खुद ही कर लो। तुम भी बताओ कुछ काम की बात। जब LOM में देखा था तब उसमें डायरेक्टली वो आगे चला जाता है ना जब हम फोर्स लगाते हैं तब। तो ऐसे तो नहीं होता ना कि लेंथ चेंज हो गई। लेंथ चेंज होता है भाई LOM में, बस ये चेंज बहुत कम होता है, तो इसलिए हम लोग नेग्लेक्ट कर देते थे। कोई यूज ही नहीं होता था उसका, वहां जरूरत ही नहीं पड़ती थी लेंथ चेंज की, तो नहीं देखते थे। यहाँ जरूरत है तो देख रहे हैं। हाँ पर नॉर्मली भी अगर हम एक रॉड उस नॉर्मली पर भी कोई फोर्स चीज लगाए को तो फिर पकड़ वो के आगे ही खींचोगे, बढ़ता है ना ऐसे। जैसे एक पेन को रखो टेबल पे और पेन को आगे खींचोगे तो पेन में लेंथ में चेंज आया, लेकिन वो बहुत कम है तो वो आपको नोटिस भी नहीं होगा। लेकिन अभी पूछा जा रहा है वो लेंथ में चेंज कितना है, तो बता रहे हैं ना। ये वाई बहुत बड़ा होता है मटेरियल के अकॉर्डिंग ना, ये 10 के पावर 11 10 के पावर 12 ऐसे रहता है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये लेंथ बहुत कम हो जाएगा। समझो ना, जब भी अंदर टेंशन आया तो स्ट्रेस आया, स्ट्रेस आया तो स्ट्रेन तो आएगा ही ना। अब ये अलग बात है कि स्ट्रेन स्ट्रेन बहुत कम है, तो आप अभी तक नहीं बताते थे, जरूरत ही नहीं थी, पूछा नहीं किया, अब पूछा जा रहा है।
नोट हो गया? करो जल्दी करो। अब देखो यहाँ पर अक्सर आपको ये सिचुएशन मिलेगी कि रॉड के दोनों साइड से अलग अलग फोर्स लग रहे हैं। अगर दोनों साइड में सेम फोर्स लगेगा तब तो स्ट्रेस F/A आएगा, लेकिन अगर अलग अलग फोर्स लग रहा है और वहां पर आपको इलॉन्गेशन निकालना है ना, अगर रॉड के दोनों साइड में अलग अलग फोर्स लग रहा है तो आप इसको ये शॉर्टकट लगा के सॉल्व कर सकते हो ना। आप यहाँ पे ऐसे सॉरी ऐसे मान सकते हो कि इधर को F1 + F2/2 लग रहा है, इधर को भी F1 + F2/2 लग रहा है। तो जब दोनों साइड से सेम फोर्स लगेगा तो स्ट्रेस सीधे लिख दोगे ना। सेम फोर्स में तो स्ट्रेस सीधे लिख सकते हैं ना। ये ध्यान रखना, ये शॉर्टकट है, एक्चुअल में ये स्ट्रेस पूरे रॉड में सेम नहीं है ना। रॉड में हर पॉइंट पे अलग अलग स्ट्रेस है, बट लेंथ चेंज इन लेंथ निकालने के लिए हम बता सकते हैं। तब स्ट्रेस इक्वल टू वाई इनटू स्ट्रेन ना, ये स्ट्रेस की वैल्यू डाल दो तो डेल्टा एल आ जाए। लेकिन कोई आपसे पूछे कि भाई स्ट्रेस बताओ मिड पॉइंट पे, तो ये मत बता देना, स्ट्रेस नहीं है ये, बस इस डेल्टा एल के लिए ये सही रिजल्ट देगा। जैसे मान लो हमने जब रॉड को एक साइड से F फोर्स से खींचा ना, तो इसका मतलब एक साइड से F लग रहा है और दूसरे साइड से कितना लग रहा था अभी, 0 ना, दूसरे साइड से कुछ नहीं लग रहा था ना। तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि रॉड के दोनों साइड में F1 + F2/2, मतलब इधर F/2 और इधर F/2 लग रहा है। तो हम स्ट्रेस बोल देंगे F/2 अपॉन में A इक्वल टू Y इनटू स्ट्रेन। तो इससे डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी FL अपॉन में 2AY। कुछ समझ आ रहा है? ये शॉर्टकट केवल डेल्टा एल फाइंड करने के लिए है ना। चमन मजाक नहीं करूंगा तेरे साथ भाई, हमेशा वैलिड होगा तभी बताऊंगा। नोट करो इसको। यहाँ ओनली पे अंडरलाइन कर लेना भाई, डेल्टा एल ओनली ना।
हो गया नोट? अब देखो जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया जाए, स्मूथ ग्राउंड पर एक रॉड रखा है और इधर से हम 2F फोर्स लगा रहे हैं और इधर से F, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ L है, यंग्स मॉडुलस Y है। तो इसमें डेल्टा L कितना आएगा ये निकालो। हाँ सही है श्रेयस ना। तो आप यहाँ पे कैसे सोचोगे, आप मान लोगे कि दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, F1 प्लस F2 बाई 2, 2F प्लस F 3F बाई 2 ना, इक्वल फोर्स लग रहा है तो स्ट्रेस हो जाएगा 3F बाई 2 अपॉन में A इक्वल टू Y, जो डेल्टा L की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, लेकिन यही अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मिड पॉइंट पे स्ट्रेस बताओ, तो यहाँ का स्ट्रेस निकाल करके यहाँ नहीं बताओगे ना। समझ आ रहा है बच्चों? अगर आपको यहाँ पे स्ट्रेस पूछा जाएगा तो उस पॉइंट पे टेंशन निकालोगे और टेंशन अपॉन एरिया करोगे। मान लो आपको पूछा जाए कि फाइंड स्ट्रेस एट मिड पॉइंट, बताओ कितना होगा, हो रहा होगा स्ट्रेस? एलओएम में मैंने बताया ना, कहीं पे भी टेंशन फाइंड करना है तो क्या करोगे, वहां से कट कर दो और वहां पे एक मासलेस स्ट्रिंग अटैच कर दो ना। अब देखो इस पे 2F लग रहा है, इधर को F लग रहा है, ये पूरा सिस्टम किधर जा रहा होगा देखते हैं श्रेयस, शायद वही होगा। हो सकता है कई बार किसी पॉइंट पे ये आ गया, दूसरे पॉइंट पे कुछ और आएगा। तो यहाँ पे देखो ये पूरा सिस्टम इधर को जाएगा ना, ए एक्सेलरेशन से। ए की वैल्यू कितनी बोलोगे, 2F माइनस F अपॉन में टोटल मास, मतलब F बाई M बोलोगे ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस यहाँ पे टेंशन ऐसे लग रहा होगा ना, तो इसको ये पूरा सिस्टम इधर जा रहा है। तो जब इसके लिए F इक्वल टू MA लगाओगे तो क्या लिखोगे, T माइनस F ना, इसके लिए T माइनस F इक्वल टू M बाई 2 इंटू A कितना है, तो T यहाँ पे आ जा रहा है 3F बाई 2। यहाँ पे तो सेम आ गया मिड पॉइंट पर, बट कोई और पॉइंट पे देखोगे तो अलग भी आएगा। तो टेंशन आ गया तो आप स्ट्रेस बोल सकते हो। पापा ये मेरा पापा है, पापा
पापा ये मेरा पापा है। समझ आ रहा है बच्चों क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे देखो सेम आ गया क्योंकि मिड पॉइंट पे पूछा था, कोई और पॉइंट पे ये नहीं आएगा ना। पापा मम्मा पापा ये मेरा पापा है। पापा पापा सुनो ना। सुना हाँ मेरा है, पापा हाँ है। मेरा पापा हाँ, हाँ। आगे चलिए, समझ आ गया ये? सपोज एक रॉड को हम लोगों ने ऐसे हैंग किया हुआ है और रॉड का भी मास है ना, ये रॉड का मास है। एक रॉड को हमने हैंग किया है, उसका मास m है, लेंथ l है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है, यंग्स मॉडुलस y है। तो ये अपने खुद के वेट की वजह से भी कुछ इलोंगेट हो जाएगा। तो खुद के वेट की वजह से कितना इलोंगेट हो जाएगा ये निकाल। क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? एक m मास का रॉड हैंग किया गया है, तो खुद के वेट की वजह से इलोंगेशन बताना। ओम पटोले बताओ कैसे किया? अनम्यूट करके बोलो कैसे किया है। सर वो जो आपने बताया था कि फोर्सेस को दोनों ऊपर 0 और नीचे mg और ऊपर दोनों जीरो नहीं है भाई, ऊपर जीरो नहीं है। ये सीलिंग कोई फोर्स लगा रहा है या नहीं लगा रहा है सीलिंग पे? अगर सीलिंग फोर्स नहीं लगाएगा तो नीचे नहीं गिर जाएगा हाँ ना। पूरे रॉड के वेट को सीलिंग ही तो संभाल रखा है, तो ऊपर सीलिंग mg लगा रहा है और नीचे ग्रेविटी भी mg लगा रहा है। हाँ अब बताओ सभी, तुम लोगों ने गलती से सही आंसर बता दिया है। यहाँ पे ये आपको समझ आ रहा है ना कि रॉड के हर पॉइंट पे अलग अलग टेंशन होगा। हाँ आदित्य, इसमें dx लेंथ लेके करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे इस पॉइंट पे आप देखोगे तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ टेंशन 0 होगा सबसे नीचे वाले पॉइंट पर। मिड पॉइंट पे देखोगे तो वो उसको आधे रॉड को संभालना है, तो वहां पे टेंशन mg/2 होगा। सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे देखोगे तो पूरे रॉड को संभालना है, तो वहां टेंशन mg होगा। नीचे से ऊपर जाने पे टेंशन बढ़ता जा रहा है ना। मान लो x डिस्टेंस पे हमें टेंशन चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे? x लेंथ के वेट को यहाँ का टेंशन ही संभाला हुआ है ना। अगर हम x लेंथ पे टेंशन निकालें
तो वो कितना आएगा? टेंशन निकाल के बताओ बच्चों, एक्स लेंथ पे कितना टेंशन आएगा? हाँ ना, आप सोचोगे कि भाई ये जो एक्स लेंथ का मास है उसको टेंशन ने बैलेंस किया, तो टी बराबर एक्स लेंथ का मास इंटू जी। एक्स लेंथ का मास की जैसे बोलोगे पूरे एल लेंथ का मास कैपिटल एम है, तो एक्स लेंथ का कितना आएगा? एम बाई एल इंटू एक्स ना। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एक्स बढ़ता जाएगा ना, तो टेंशन भी बढ़ता जाएगा। सबसे नीचे वाले पॉइंट पे टेंशन कितना होगा? इसके नीचे कुछ है जिसको संभालना है? सबसे नीचे वाले पॉइंट पे टेंशन बताओ बच्चों, 0 ना। और सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे देखोगे तो पूरे रॉड को संभालना है, तो वहां टेंशन mg। अब देखो, अगर हम x लेंथ पे dx लेंथ ले लें, अगर हम x लेंथ पे dx लेंथ ले लें, x डिस्टेंस पे dx लेंथ, तो यहाँ पे अगर टेंशन t है तो x से x प्लस dx पे जाओगे तो टेंशन बढ़ के t से t प्लस dt हो जाएगा है। जब x से x प्लस dx, x हल्का सा बढ़ेगा तो टेंशन भी हल्का सा बढ़ेगा ना। अगर आप x से x प्लस dx पे जाओगे तो टेंशन भी बढ़ के t से t प्लस dt हो जाएगा। तो अब अगर मैं केवल dx लेंथ को देखूं, मैं केवल dx लेंथ को देखूं, तो उस पे नीचे के साइड में यहाँ टेंशन t है, तो t की वजह से क्या होगा? इधर वाला पार्ट इसको क्या करेगा? टेंशन की वजह से हमेशा जो भी पार्ट होता है वो दूसरे को क्या करता है? खींचता है ना। टेंशन पुलिंग नेचर का फोर्स होता है ना, तो dx की वजह को नीचे वाला पार्ट अपनी तरफ खींच रहा होगा, नीचे वाला पार्ट अपनी तरफ और ऊपर वाला पार्ट अपनी तरफ ना। तो अब t प्लस dt को आप लगभग एडिशन के टाइम पे t लिख सकते हो ना। t प्लस dt को एडिशन के टाइम पे आप t लिख सकते हो। तो अब दोनों साइड से इक्वल फोर्स से खींचा जा रहा है, तो इसकी लेंथ बढ़ के क्या हो जाएगी? dx लेंथ बढ़ के dx प्लस डेल्टा x हो जाएगी। तो अब हम इसके लिए स्ट्रेन कितना लिख देंगे? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और स्ट्रेस लिख देंगे जो भी टेंशन है अपॉन में एरिया। अब इसमें डाल देंगे y सिग्मा इक्वल टू y इनटू स्ट्रेन। t की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, t की वैल्यू ये ऊपर से डाली है यहाँ पर, यहाँ से t की वैल्यू यहाँ पे डाल दी।
हेलो, अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ यार, ये कॉल आ गया था इसलिए फोन पे करने में ये एक बस दिक्कत रहती है थोड़ी। तो हम लोग देखो कहाँ तक पहुंच गए थे। स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी अपॉन ए, टी की वैल्यू डाल दी ना। अब ये सब डेल्टा एक्स एक साइड करेंगे, डीएक्स को दूसरे साइड और इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा तो डेल्टा एक्स इक्वल टू हो गया दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो 0 से एल तक। हाँ, तो इधर टोटल डेल्टा एल आ जाएगा। अब दिख रहे हो ना, अब आगे तो सॉल्व कर लोगे ना। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट डाल दो, ये हो जाएगा। कुछ समझ आया ये क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, इसका शॉर्टकट मैं बताता हूँ ना कैसे कर सकते। ये नोट कर लो, फिर इसका शॉर्टकट भी बताता हूँ। सबको समझ आ गया है ना क्या क्या किया मैंने? ठीक है, फिर नोट करो, फिर इसका मैं एक अच्छा सा शॉर्टकट बताता हूँ, वो देखते हैं। यार ये थोड़ा इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा है थोड़ा। इंटरनेट का नहीं, इसके पहले तो कॉल आया था, नहीं तो बाकी तो ये इंटरनेट ही आया। दिक्कतें तो है ही है यार जिंदगी में, अब क्या किया जाए। नोट कर लो जल्दी। ये अच्छा है कि जूम वाला व्हाइट बोर्ड नहीं है, उसमें तो सब फिर से लिखना पड़ता था। एटलीस्ट इसमें ये है कि दोबारा मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। क्या बोल रहे हो तुम लोग? अच्छा, ऐसा भी हुआ है। हो सकता है कुछ हो गया वैसा। बोलता हूँ आज एक बार, कंप्लेन तो करते ही। नोट हो गया, इसका शॉर्टकट बताऊं? अब देखो, इसको करने के लिए आप ऐसे सोच सकते हो कि ये जो रॉड है उसका जो भी वेट है, उसका वेट का आधा उसके एंड पे लगा दो ना, और उतना ही सीलिंग पे लगा दो।
दोनों एंड पे उसके वेट का आधा लगा दो। ध्यान रखना है एंड पे लगाना है ना, दोनों एंड पे अगर हम वेट का आधा लगा दें तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, फिर हम स्ट्रेस बोल सकते हैं। अगर दोनों साइड में इक्वल फोर्स लग रहा है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं mg/2 अपॉन में ये स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेन कितना हो जाएगा डेल्टा L/L। फिर इसमें डाल देंगे स्ट्रेस इक्वल टू y इनटू स्ट्रेन। तो यहां से आपको सही रिजल्ट मिल जाएगा। अगेन ये शॉर्टकट केवल डेल्टा L फाइंड करने के लिए है ना, स्ट्रेस वगैरह फाइंड करने के लिए नहीं है। नहीं नहीं श्रेयस, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखो। मैं सारे क्वेश्चन को लेते हुए बता रहा हूँ, तुम एक क्वेश्चन को लेके शॉर्टकट मत बनाओ, फिर वो फेल हो जाएगा। ये आपको हर क्वेश्चन में लगेगा ना। जैसे कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, इसके मिड पॉइंट पे mg लगा के सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में लग जाता है वो, बट अगले क्वेश्चन में ही फेल हो जाएगा अभी जो था। ये जो मैंने बताया ये हर जगह चलेगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप रॉड के वेट का आधा दोनों एंड पे लगा दो, वेट का आधा इधर को mg/2 इधर को भी mg/2, और फिर जैसे दोनों साइड में इक्वल फोर्स लग रहा है तो वैसे सॉल्व कर। भावे समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। वेट उसका mg है तो mg/2 लोअर एंड पे और mg/2 अपर एंड पे लगा दो। फिर जब इक्वल फोर्स लग रहा है तो स्ट्रेस मान लोगे इक्वल है, ऐसा होता नहीं है ना, मान लोगे कि स्ट्रेस इक्वल है फिर डायरेक्ट सॉल्व कर दो। अब इस पे एक बस 2 मिनट का एक क्वेश्चन कराता हूँ, बस ये फिर हो जाएगा। जल्दी लिखो इसे। मैं क्वेश्चन करा लूं एक, ये नोट कर लेना, मैं अभी पीडीएफ डाल दूंगा। 5 ही मिनट बचा हुआ है। एक देखो अब इस पे प्रॉब्लम, सपोज हमने एक रॉड लिया और उससे एक वेट लगाया, इसका मास m है, इसका भी मास a है, m है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है, यंग्स मॉडुलस y है, लेंथ l ना। अब इसमें रॉड में चेंज इन लेंथ निकालना है। तो अब देखो यहाँ पर एंड पे तो mg लग रहा है, तो इसके वेट का इफेक्ट तो पूरे रॉड पे आ रहा होगा ना, लेकिन रॉड के खुद के वेट का इफेक्ट कितना लेना है। तेजस देखो इसके पहले ऐसा क्वेश्चन किया था तो रॉड यहाँ पे मासलेस था, इस बार इसका भी मास दिया है। लास्ट टाइम वाले टाइप का आंसर मत बताओ। देखो ये जो एंड पे mg लगाओगे तो ये mg तो हर पॉइंट पे इफेक्ट डालेगा, लेकिन खुद के वेट का इफेक्ट आपको आधा आधा करके लेना है। आधा करके नहीं, आप देखो क्या करोगे, रॉड में इस mg की वजह से तो नीचे को mg लग रहा होगा एंड पर, और यहाँ mg लगेगा तो सीलिंग भी रोकने के लिए ऊपर को mg लगाएगा। ये तो इस ब्लॉक की वजह से हुआ ना, ब्लॉक की वजह से। फिर रॉड के वेट की वजह से देखो, रॉड के वेट का क्या करना होता है, आधा लेना रहता है। तो नीचे को आधा ले लो mg/2 और ऊपर को भी आधा ले लो mg/2। कुछ समझ आ रहा है। ब्लॉक का वेट तो एज इट इज रहेगा, दोनों एंड पे इफेक्ट रहेगा, बस रॉड के वेट को आधा करना रहेगा। तो अब दोनों साइड में स्ट्रेस कितना आ जाएगा, मतलब स्ट्रेस कहीं पे भी देखोगे तो 3mg/2 a, स्ट्रेन बोल दोगे डेल्टा L/L। तो अब इसमें डाल दो, डालोगे तो डेल्टा L की वैल्यू आ जाएगी 3mg/L/2ay।
कुछ समझ आ रहा है? केवल रॉड के वेट को आधा आधा करना है ना। ब्लॉक लगा होगा तो उसका पूरा पूरा वेट लो, ब्लॉक लगा होगा तो पूरा पूरा वेट और रॉड के वेट का आधा लेना रहे। हाँ करो अनम्यूट सलून। हाँ सर, सर मेरे को ये पूछना था कि हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि चेंज इन लेंथ ड्यू टू रॉड प्लस चेंज इन लेंथ ड्यू टू मास। कर सकते हो, कर सकते हो। हेलो, कर सकते हो सलोनी। ओके सर, ओके। तो ये वही किया है ना, रॉड के वेट की वजह से निकाला है और ये दोनों की वजह से फिर ऐड हो गया है। बच्चों समझ आया शॉर्टकट? ब्लॉक का मास पूरा पूरा लगाना है और रॉड का मास का आधा लेना है। हाँ, जितना नीचे जो भी यहाँ पे mg नीचे लगा हुआ है उतना mg ले लोगे। अब mg यहाँ पे लग रहा है तो सीलिंग भी mg लगा रहा होगा ना, ब्लॉक को रोकना है ना, तो सीलिंग भी ऊपर mg लगा रहा होगा, फिर रॉड के वेट की वजह से आधा आधा ले लोगे। ठीक है बच्चों। अब पांडा जी, हर 2-2 मिनट पे तुम लोग गजनी बन जा रहे हो। अबे अगर मान लो एक रॉड है, उसमें दोनों साइड से एफ फोर्स लग रहा है, तो इसमें स्ट्रेस कितना आएगा? इसमें स्ट्रेस कितना आएगा? F/A आएगा ना। तो इसमें मैं इधर का ले रहा हूँ या इधर का ले रहा हूँ ऐसा थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो अंदर का ले रहा हूँ ना। अबे श्रेयस, कुछ समझ आ रहा है? मैं अगर दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगा रहा हूँ तो अंदर स्ट्रेस F/A है ना। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि इधर का फोर्स अपॉन एरिया कर रहा हूँ। अब ये देखो, ये लिखने के बाद अब क्या हो रहा है यहाँ पर, इसमें तो यही है ना। आपने एक बार ऐसे बना दिया, फिर तो आप लिख सकते हो ना। अरे यार पांडा, देखो भाई, अब पांडा जी के पहले डाउट क्लियर कर दूं। आज तो पांडा और ब्रह्मा दोनों ने मिलकर बहुत मचाया भाई। देखो, एक अगर हम मासलेस रॉड ले लें और उससे एक एम वाला वेट हैंग कर दें, एक मासलेस वाला रॉड ले और एक एम वाला वेट हैंग कर दे, तो यहाँ बताओ यहाँ कितना टेंशन हो रखा है नीचे वाले एंड पर? नीचे वाले एंड पे बताओ टेंशन कितना है? mg है ना। ऊपर वाले एंड पे बताओ यहाँ कितना टेंशन है? ऊपर वाले एंड पे बताओ टेंशन कितना है? mg रहेगा ना। अब mg की वजह से रॉड जो होगा सीलिंग को नीचे को खींच रहा होगा, तो सीलिंग रॉड को क्या कर रहा होगा? ऊपर को खींच रहा होगा। तो अगर मैं एक रॉड लेता हूं तो रॉड सीलिंग को नीचे को खींच रहा है, तो सीलिंग ऊपर को mg से खींच रहा होगा, और इस ब्लॉक को रॉड ऊपर को mg से खींच रहा है, तो एक्शन रिएक्शन नीचे को mg से। तो इस mg का इफेक्ट दोनों एंड पे mg mg आएगा ना रॉड पे। नीचे वाले ब्लॉक की वजह से दोनों एंड पे mg mg आएगा, फिर खुद के वेट की वजह से ले लोगे mg/2 mg/2, अगर जब वो मास होगा ना। ये अभी मासलेस किया था समझाने के लिए कि कैसे इफेक्ट आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये ट्राई कर लेना। ये क्वेश्चन
जैसे मैंने शॉर्टकट बताया वैसे ट्राई करोगे तभी आएगा, कुछ भी और लगाओगे तो होगा नहीं, या तो इंटीग्रेट करो। मान लो 2 रॉड हैं और 2 ब्लॉक हैं, रॉड की लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया नहीं है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, यंग्स मॉडुलस Y है। यहाँ पे मान लो चेंज इन लेंथ डेल्टा L1 है, यहाँ पे चेंज इन लेंथ डेल्टा L2 है, तो दोनों निकालना है ना। क्वेश्चन समझ आया क्या बोल रहा हूँ? अब रुक जाओ, कुछ होमवर्क दे देता हूँ POM का। हेलो, होमवर्क नोट कर लो। नेक्स्ट टाइम से ब्रेक बढ़ा दूंगा नेक्स्ट वीक के टाइम टेबल में। ठीक है, फिर क्लोज कर रहा हूँ। यार अभी मैंने देखे नहीं, आज देखता हूँ श्रेयस। क्लोज कर रहा हूँ अब। बाय बाय।